राम राम किसान भाई, तो कैलाश के तो भाई आज हम जो मिले हैं जो किसान भाई से बात करते हैं भाई, आजकल खेती में क्या सीन चल रहा है, कमाई है क्या नहीं है, कौन सा ट्रैक्टर है इनके पास और भाई इनका एक अनुभव क्या रहा भाई खेती को लेकर। तो भाई इनसे बात करते हैं। राम राम अंकल जी। राम राम जी। अपना नाम बताओ। मेरा नाम विजयपाल सिंह पुनिया। अच्छा, तो पुनिया साहब आपको कितने साल हो खेती करते हुए? बहुत साल हो गए, छोटा सा लग गया था मैं तो खेती करने के लिए। और खेती के अनुभव को देखते हुए ऐसा ही लगता है कि भाई खेती में कुछ आनी जानी नहीं है, क्योंकि जब तक हम परंपरागत खेती को नहीं छोड़ेंगे, आधुनिक खेती को नहीं अपनाएंगे तो हमें आमदनी की जगह नुकसान ही ज़्यादा होगा। और मैं तो किसान भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि जितनी भी अपनी परंपरागत खेती है और इलाके के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो सेम का है, सेम के इलाके के कारण होने के कारण जो पैदावार होनी चाहिए, जो उपज होनी चाहिए, वो हम यहाँ उपज नहीं ले पाते हैं, जिसका हमें फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। और ख़ास करके ये ड्रेन से पहले तो बिल्कुल ही बुरा हाल था। यहाँ हमारे आसपास कोई ड्रेन नहीं थी, लेकिन अब ये 10 साल से हमारे एक ड्रेन की खुदाई हुई है, ड्रेन नहीं बनी है। वो हाँ वो अरे यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ से ठीक है, जूम करेंगे तो देखो भाई आपको सामने दिखाई दे रही है वो। नहीं तो हमारे एक ही फसल होती थी दानों की। उससे पहले हमारे यहाँ नरमे की खेती होती थी, लेकिन जैसे जैसे सेम आई, नरमा बिल्कुल होना बंद हो गया और हम न चाहते हुए धान की खेती पे आए। हालांकि ये धान का एरिया नहीं है। जैसे आप फतेहाबाद सिरसा में जाओगे तो वहाँ 300-400 फुट नीचे पानी की कैप्टी है। वहाँ मतलब उपज जैसे धान हमारे यहाँ 11-21 है, 1401 वैरायटी है, वो वहाँ 70-80-85 मन तक मतलब वो उपज ले लेते हैं किसान। लेकिन हमारे यहाँ खींच के 30-35 मन, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी इतना ही हमें उपज प्राप्त होती है, जिससे हमें फ़ायदे की जगह नुकसान हो रहा है। हाँ हाँ, 30-35 में 1 एकड़ की बोली मैंने। तो ये देखते हुए ऐसा ही लगता है कि भाई खेती के बजाय और कोई धंधा कर लें तो वो बढ़िया रहेगा। खास करके इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। और सरकार से भी हमारी गुजारिश है कि हमारे किसानों को ट्रेंड करे आधुनिक खेती के बारे में, ताकि वो थोड़ी से एरिया में ज़्यादा उपज प्राप्त करें और उनको लाभ प्राप्त हो, नुकसान की बजाय। अच्छा, हाँ, मैं तो यही एक आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे खेती मत करे जो एरिया में, हाँ। तो और क्या करोगे? आप तो एक देश की रीढ़ की हड्डी हो कि यहाँ पे भी किसान है हमारे और वहाँ पे भी किसान है, तो खेती अगर बंद होगी फिर आम आदमी क्या खाएगा? देखो, जहाँ मतलब जिस जगह खेती का क्षेत्र है वहाँ खेती करो, जहाँ खेती का क्षेत्र नहीं है वहाँ उद्योग वगैरह या कोई पशुपालन वगैरह या मुर्गी पालन वगैरह इस प्रकार का धंधा चले तो शायद वहाँ किसानों को फायदा होगा। अब राजस्थान में चले जाओ आप, पानी की व्यवस्था ही नहीं, और वहाँ कहें कि खेती कर लो तो उसका कोई फायदा नहीं है वहाँ। जब तक वहाँ पानी होगा नहीं, वो सारे के सारे बारिश पर निर्भर है वहाँ के किसान, बेरानी खेती होती है वहाँ। यदि वहाँ पानी का प्रबंध हो जाए तो वो लोग खुशहाल हो जाएंगे। और ख़ास करके वो जो वहाँ की ज़मीन है वो अब तक मतलब फसली रही है। जब वहाँ पानी का क्षेत्र बन जाएगा तो वो काफ़ी दिन तक बहुत ज़्यादा फसल देगी किसानों को और उसका लाभ होगा। इसलिए मैंने ये कहा कि भाई मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल यहाँ से, इस एरिया की बात कर रहा हूँ कि हमें यहाँ कोई आउटपुट नहीं नज़र आ रहा खेती में। जैसे देखते हैं उतना ही खर्चा लग जाता है, उतनी आमदनी होती है। बस इतना है कि भाई ठीक है, किसी का खुद का खेत है तो वो अपने ना तो उसको बाहर से लेना पड़ता ना देना पड़ता, वो बराबर हो जाता है हिसाब। तो इसलिए मेरा तो यही अनुरोध है सभी किसानों से कि भाई अपने खेती थोड़ा बहुत जो अपनी खेत है उसके साथ साथ पशुपालन है और कोई साइड बिजनेस वो शायद कोई और धंधा साइड का करे तो ही उसका गुजारा होगा, वरना गुजारा होना बहुत मुश्किल है यहाँ इस एरिया में तो खास करके। आप मतलब किस टाइप की खेती करते हो फिर आप? हम तो धान और गेहूं की 2 ही फसलें होती हैं हमारे तो यहाँ, और कोई जैसे सरसों है या नरमा है वो हो ही नहीं पाता। एरिया ही ऐसा है क्योंकि नहरें आसपास होने के कारण सेम का इलाका है।
हाँ, यहाँ तो खास करके हम बार बार दवाई छिड़कते रहते हैं खरपतवार की, तो भी बहुत कम असर करती है। और दूसरे एरिया में जाओगे आप, थोड़ा सा जो सेम से बाहर का एरिया है, वहाँ वो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट है दवाइयों का, खरपतवार का, जो जिस पर हम स्प्रे वगैरह करते हैं। अच्छा, हाँ, आप कौन सा ट्रैक्टर आपके पास? हमारे तो पावर ट्रैक है जी 430। अच्छा, आपने फिर पावर ट्रैक क्या लिया था? मतलब पावर ट्रैक लेते उसके बारे में कुछ बताओ ना, पावर ट्रैक आपने क्यों लिया था? पावर ट्रैक का थोड़ा सा एक तो खर्चा कम, हम्म। और उस समय हमने 99 मॉडल है, वो 99 में लिया था। अच्छा। हाँ, तो अभी तक उसी को रखे हुए हैं। बार बार जब भी हम ऑटो मार्केट में उसकी सर्विस करवाने के लिए जाते हैं, तो उस देखते ही ट्रैक्टर तो लोग भाग के आते हैं कि जी आप इसको बेचोगे, लेकिन वो हमने इसलिए रखा हुआ है, उसका एक तो खर्चा कम है, अच्छा। और जितना भी हम 10 12 13 एकड़ की खेती करते हैं उसके लिए वो पर्याप्त है। तो इसलिए हमने वो अपनाया, क्योंकि वो देखा हुआ है, उससे काम करते हैं, तो उसका आउटपुट अच्छा है। अच्छा, उसका तेल का खर्चा कितना है? अगर खेत की बात करें और ये रोड की बात करें, कितना तेल पीता है वो ट्रैक्टर वो 2-2.5 लीटर उसकी एवरेज आती है खेत में? और आप यदि रोड की बात करोगे तो आधा लीटर, और आधा लीटर कम से कम उसका और घट जाएगा खर्चा। तो लगभग वो ट्रैक्टर आइसर जैसा ही है। आइसर का जो खर्चा है तेल का, वैसे ही पावर ट्रैक 430 जो है, आजकल तो और टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन वो 99 मॉडल है हमारे पास, तो उसी को रखे हुए हैं हम तो। एक ये कह रहे हैं कि आजकल ना जो खाद बीज है ना, वो ब्लैक में देते हैं, 100 रुपये 200 रुपये एक्स्ट्रा। इस बात में कितना दम है? देखो, हम तो लेके नहीं आए, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, वो ब्लैक जैसा ही काम है। जैसे प्राइवेट ये दुकानों वालों के पास जाते हैं किसान, तो खाद के साथ में वो दवाई और दे रहे हैं, तो ब्लैक से भी बुंडा काम है कि भाई आपको ये दवाई साथ में ले जानी पड़ेगी, नहीं तो खाद नहीं देंगे। तो वो भी सुनने में आ रहा है, लेकिन हमारे साथ तो कोई ऐसा, मेरे साथ तो नहीं हुआ। लेकिन किसान भाई जो आस पड़ोस के, उनसे बात करते हैं तो बताते हैं कि भाई साथ में वो खाद के साथ में दवाई दे रहे हैं। लेकिन हमारे संज्ञान में तो नहीं आया खुद के, तो हम तो वैसे ही जो सरकारी रैक वगैरह लगे थे वहाँ से लेके आए हैं खाद। अच्छा, हाँ, जो दवाई दे रहे हो काम की चीज है किसान भाई के लिए आपके हिसाब से? उसके बारे में हमने कोई यूज़ नहीं किया उसका, तो नहीं बता सकते। अब कोई चीज़ यूज़ ही नहीं करी, उसके बारे में हम क्या बताएं। लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो दुकानदार को ही ज़्यादा होगा उसमें, इसीलिए वो धक्के से दे रहे हैं। वरना तो किसान को फायदा होता तो किसान उससे मांग के लेता। ले भाई दे भाई। हाँ, हमको ये दवाई दो, वो मांगता है, किसान यूज करता है अपने खेत में, वो मांग के लेके आता है कि वो प्रोडक्ट या वो कंपनी की दवाई हमें दो, ताकि उसका असर ज़्यादा हो। जैसे एक्सेल दवाई है, ये खरपतवार की है, टॉपिक के साथ में मैट्रिक है, ये इस तरह की दवाइयाँ हैं, वो अच्छा काम कर रही हैं। क्या बात। तो आपके हिसाब से आज के टाइम पे खेती करनी चाहिए फिर? खेती एरिया वाइज ही, मैं वो फिर कह रहा हूँ कि जिस खेती में हमें प्रॉफिट हो वही करनी चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का अपना। बहुत समय, बहुत जो समय है वो कीमती है। आजकल समय के पीछे हमें चलना चाहिए, वो पहले वाला समय नहीं है कि भाई चल गया गुजारा ठीक है। क्योंकि आजकल तो बच्चों की पढ़ाई वगैरह है, और है कहीं उनको एडमिशन करवाना है, तो लोग मतलब बहुत ज़्यादा आगे भाग रहे हैं। तो हमें उनका वो देखते हुए, समय का तगाजा देखते हुए उनके साथ में चलना पड़ेगा। तो खेती वही करनी चाहिए जिसमें हमें फ़ायदा हो। अच्छा, अब जो आप खेती करते हो उसके आपको उसके रेट मिलते जितने आप करते हो मेहनत, आपको क्या नहीं लगता है? मिलते, रेट नहीं मिलते। जब तो ये किसान आंदोलन हुआ था, आपके सामने ही है, कितने दिन किसान वहाँ बैठे रहे। चलो, देर आए सवेर आए, वो दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री जी ने वो कानून रद्द करे, हम उनका स्वागत करते हैं इस बात का। तो लेकिन उन्होंने सुनी बात किसानों की। लेकिन यदि फायदा होता या वो वाजिब रेट मिलते तो बार बार किसानों को आंदोलन नहीं करने पड़ते। बहुत सारी दुविधाएं हैं किसानों को सरकार से कि भाई जैसे मंडी में फसल लेके जाते हैं तो 5-5 10-10 दिन वहाँ मंडी में बैठे रहना पड़ता है, कोई भाव लगाने के लिए नहीं आता, मनमर्जी के भाव हैं। तो सरकार को थोड़ा सा उसके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हर कोई भी, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो फैक्ट्री मालिक है, प्रोडक्ट जो भी अपने तैयार करता है वो स्वयं उसका भाव तय करता है। लेकिन किसान ही एक ऐसा है इस संसार में कि अपनी फसल का, अपने प्रोडक्ट का भाव खुद तय नहीं कर पाता, दूसरे लोग करते हैं। अच्छा,
एक ये भी कहते हैं जब आप उस टाइम पे बॉर्डर पे थे ना, तो अपनी जो फसल है इस पे काफी इम्पेक्ट हुआ, मतलब कि यार इतनी मतलब फसल हुई नहीं जो पहले होती थी। किस बात में है दम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। किसान की एक नज़र खेत पे थी और एक बॉर्डर के ऊपर थी। तो जो बारी बारी उन्होंने ड्यूटी लगाई हुई थी कि भाई कुछ किसान जैसे खेत में आ गए, कुछ अपने बॉर्डर पर चले गए, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ा अच्छा, खेती पे, ओके। और पढ़ने भी नहीं देता वो। ऐसे ही इसके बेटे जो कि बॉर्डर के ऊपर देश की रक्षा करते हैं, एक आंख देश की रक्षा के ऊपर है, एक खेत में है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता किसान की उस पर। आपके हिसाब से ना रेट क्या होना चाहिए फिर फसल की, आपको क्या लगता है? हम ताकि तो आप उसको बेचोगे तो आप पे भी थोड़ा 2-4 रुपया आ जाए, और जो उसको ले रहे ना सरकार से उस पे भी इतना मतलब जेब पे फर्क हम तो ये कह रहे हैं कि जेब पे तो ना पड़े, लेकिन जैसे ये स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कर रही थी सरकार, वो लागू कर दे। उससे ना तो खरीदने वाले पे इतना असर पड़ेगा और ना बेचने वाले पे पड़ेगा। उसको वाजिब दाम पड़ जाएंगे और उसका धंधा बचा रहेगा खेती का। तो वो कोई और जितना पैसा किसान पे आएगा वो सारा का सारा बाजार में जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी उसके साथ साथ। आपने देखा होगा जहाँ भी लोकल मार्केट है, खास करके जैसे आपके हांसी है, बरवाड़ा है, वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, जैसे भी उनके पास पैसा आता है तो वो मार्केट की तरफ दौड़ते हैं। अब जब मार्केट में माल बिकेगा तो अर्थव्यवस्था वैसे ही फिर जो फैक्ट्रियों में है और उस माल की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में ऑटोमेटिक है रोजगार भी मिलेगा और अर्थव्यवस्था हमारी सुदृढ़ होगी। क्या बात है, सही बात बोली आपने ये। अच्छा, आप जो गांव में रहते हो, आपके हिसाब से ना गांव की कोई समस्या है जो मतलब दूर होनी चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, गांव में रहते हैं, गांव में बहुत सारी दुविधाएं हैं। जैसे दूध के लिए है, हम पशुपालन करते हैं, छोटे छोटे किसान, उनके लिए दूध बेचने की जो व्यवस्था है गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा करना चाहिए, एक ऐसा सेंटर बना देना चाहिए कि उनको कहीं किसी के पास लोटे वगैरह या 1-1 किलो जो वो लीटर के रूप में बेचते हैं, उनको किसी के पास ऐसे भटकना ना पड़े, तो वो अपना इकट्ठा वो कर दें। और ख़ास करके जो शहरों में व्यवस्था बना रखी सरकार ने, सफाई की है, सीवरेज की है, वो हर गांव में होनी चाहिए। बिजली की व्यवस्था है 24 घंटे, कई गांवों में तो 8-8 घंटे बिजली आती है और वो बेचारे बैठे रहते हैं। जब बिजली आती है क्या पता रात को आ जाए, तो वो उठ करके वो अपना चारा काटना या अपना आटा वगैरह पीसना, इस प्रकार के कार्य उनको रात को भी करने पड़ते हैं। तो हमें सरकार से ये निवेदन है कि वो भी जैसे शहरों में जो सुविधा है वो गांव में भी आनी चाहिए, ताकि गांव भी शहर का मुकाबला कर सके। क्योंकि 80% जो जनसंख्या है वो हमारे देश की गांव में रहती है। गांव में रहती है। हाँ। और ये तो हिसार से मतलब काफी लोवा है गांव ही हो। हाँ, तो हाँ। फिर बीच में इतना विकास नहीं हो रखा। हाँ, वो इसी के कारण है, क्योंकि गांव वाले शहर वाले सोच रहे हैं कि ये गांव है, गांव वाले सोच रहे हैं कि हमारा गांव ऐसा है कि भाई शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ही काम हो गया कि वो ना तो शहर है और ना ही गांव है, वो बीच में लटका हुआ है। इसलिए ऐसा होना चाहिए कि वो जो शहर की व्यवस्थाएं हैं, शहर की जो खास करके फैसिलिटी हैं वो गांव में तक जाएं, ताकि शहर के गांव के लोगों का पलायन शहर की तरफ वो रोका जाए इसके। क्या बात है। आखिर मुझे कहना चाहते हो जो हमारी ये देख रहे हैं वीडियो? मैं सभी दर्शकों से जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा यही है कि भाई खेती के बारे में या किसी के बारे में हो, वो अपना कर्म करते रहो। और ख़ास करके जब कार्य कर्म करोगे, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भूमा संगो तसत्व कर्मणि। यानी कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जब हम कर्म करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमें उसका फल तो अच्छा प्राप्ति होगा। और कर्म के साथ ये इसको हमें भाग्य से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब कर्म करेंगे तो भाग्य अपने आप बदला जा सकता है, भाग्य से कर्म को नहीं बदला जा सकता। सही बात। तो धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। धन्यवाद जी सभी को। अच्छा, तो भाई आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और आपके भाइयों आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है।